ओके, सो दिस इज़ और लेक्चर नंबर 2 मैकेनिक्स के कोर्स का। आज का हमारा ये दूसरा लेक्चर है। और लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। थोड़ा सा उसकी मैकेनिक्स की हिस्ट्री के बारे में अपन ने जाना था। थोड़ा पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये क्या होता है इसके बारे में जाना था। सो वन डायमेंशन मोशन के बारे में अपन ने काफ़ी कुछ बातें कर ली थी। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन हमारा हो चुका था। तो क्या क्या पढ़ा था, एक बार छोटा सा रिविजन दे देता हूँ। कि जैसे मान लीजिए आपके पास वन डायमेंशन के अंदर दो पॉइंट है। एक पॉइंट x एक डिस्टेंस है जो कि t2 समय पे है और एक t1 समय पे है। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर लिखूंगा मैं तो वो क्या होगा, x t2 माइनस x t1। ये आपका मॉड्यूलस हो गया। और इसके साथ अगर आपने डायरेक्शन लगा दी तो ये आपका क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया। अगर इसका टाइम इंटरवल के साथ डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा। अगर वेलोसिटी वेक्टर के अंदर चेंज में टाइम इंटरवल का डिवाइड कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर एक और चीज पढ़ी थी अपन ने कि अगर आपसे इंस्टेंटेनियस पूछा जाए, इंस्टेंटेनियस मतलब डेल्टा टी टेंस टू जीरो, बहुत स्मॉल इंटरवल के अंदर चेंज, तो वो क्या होगा सर, डेल्टा क्या हो जाएगा, ये डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। तो ये आपका वी इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, सो इसी के बेस के ऊपर अपन ने कुछ सवाल भी किए थे। एक छोटा सा सवाल करेंगे और उसके बाद हमारा आज मोशन इन 2D अपन स्टार्ट करेंगे। आज काफ़ी अच्छे खासे सवाल लाए हैं हम, तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको भी सॉल्व करने में। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके पास सवाल। ठीक है, क्या दे रखा है, द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द पार्टिकल अलोंग द स्ट्रेट लाइन एट टाइम टी इज गिवन बाय, ये आपके पास एक रिलेशन दे रखा है। आपसे पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज। सो सबसे पहले तो आप वेलोसिटी निकालोगे, फिर उसका एक और बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। सो फर्स्ट काम हमारा क्या है, वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई डी टी। क्या होगा सर, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 प्लस ए वन प्लस 2a2t। अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे dv बाई डी टी, जो कि हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन। इट वुड बी a1 का 0 प्लस 2a2t का क्या हो जाएगा 1। सो एक्सेलरेशन क्या है अपने पास, 2a2। सो आंसर कौन सा सही होगा, सी। ठीक है, तो इस तरीके के ये तो बेसिक सवाल हो गए हमारे। एक और सवाल आप चाहो तो कर सकते हो, इसको अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो अभी बात करते हैं थोड़ा सा आज के हमारे टॉपिक की। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो हम रहते हैं मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स के अंदर। सो अभी तक अपन ने जो बात करी है वो वन डायमेंशन की करी है। अब थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाते हैं और टू डायमेंशन के अंदर कैसे ऑब्जेक्ट्स का मोशन होता है, कैसे अपन इसको स्टडी कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन अ 2D अंडर द एक्शन ऑफ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन आज का हमारा ये मेन टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो जिस तरीके से आपने वन डायमेंशन के लिए डिफरेंट पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन लिखा था, उसी तरीके से आज हम टू डायमेंशन के लिए भी इन सब चीजों को लिखेंगे। सो डिफरेंस किस चीज का आएगा, लेट्स से अगर आपका आर वेक्टर आप लिखोगे तो वो क्या होगा सर, डेल्टा एक्स आई के प्लस डेल्टा वाई जे के। सो डेल्टा एक्स क्या है हमारा, एक्स टी टू माइनस एक्स टी वन, और डेल्टा वाई क्या है, वाई टी टू माइनस वाई टी वन। ठीक है, सो टू डायमेंशन के अंदर अब अपन बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपसे वेलोसिटी वेक्टर पूछ लूं मैं टू डायमेंशन में तो वो क्या होगा, दैट वुड बी वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के, जहां वी एक्स क्या होगा हमारा सर, वी एक्स होगा डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, वी वाई क्या होगा डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा टी। अगेन अगर मैं आपसे एक्सेलरेशन के लिए पूछूंगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा सर, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के। क्लियर है, और ए एक्स ए वाई भी आप इसी तरीके से लिख सकते हो कि डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी एक्स में, और ये क्या होगा डेल्टा वी वाई अपॉन में डेल्टा टी। बहुत ही बेसिक चीजें अभी तक अपन ने पढ़ी। ठीक है जी, अब बात करते हैं थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ मोशन की। सो हम ये चीज 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, बट आज उसका थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएशन से उसका प्रूव करने की कोशिश करूंगा। वैसे इसको ज्योमेट्री से प्रूव करते हैं बट आज अपन डिफरेंशिएशन से प्रूव करेंगे। सो 3 इक्वेशन होती है मोशन की, कौन कौन सी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद है सभी को, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी,
और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप चाहो तो इन तीनों इक्वेशन को प्रूफ कर सकते हो। प्रूफ करें तो देखो, पहली इक्वेशन कैसे प्रूव करेंगे, ए एक्सेलरेशन क्या होता है सर, dv बाई dt। ठीक है, सो यहां से अगर मैं dv निकालना चाहूं तो वो क्या होगा, a dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, कहां से कहां तक, इनिशियल वेलोसिटी लेट से u, फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए v, टाइम t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू t तक। सो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u, सो v माइनस u इक्वल्स टू a एक्सेलरेशन। इफ यहां पे नोट डाल के लिखेगा, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट दीज इक्वेशन आर ओनली फॉर विच a इज कांस्टेंट। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग भूल जाते हैं। और जब आपका एक्सेलरेशन वेरी भी करना है, उस केस में भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के वेलोसिटी निकाल देते हो, डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हो, ये गलत होगा। ठीक है, सो नोट डाल के लिखना, स्पेशल नोट, ऐसा वैसा वाला नोट नहीं, स्पेशल नोट। कुछ स्टार कर सकते हैं क्या अपन यहाँ पे, वैसे आज मैंने बहुत सारे फंक्शंस देखे थे, बहुत सारी चीज़ें अपन एड ऑन कर सकते हैं, पर ठीक है अभी एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट क्या, कि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए तीनों इक्वेशन होती है, वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए नहीं है। ठीक है, सो ये आप ध्यान रखना। सो अगर ए कांस्टेंट है तो ए को बाहर ले लिया, डेल्टा टी क्या होगा, टी माइनस 0। सो यहाँ से आपकी इक्वेशन निकल के आती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन नंबर 2। इसका ऑर्डर आपको, ठीक है, मतलब पहली इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन क्या है, ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है। एट द एंड आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी इक्वेशन यूज कर रहे हो उसका प्रूफ कैसे हो रहा है। क्लियर है जी, चलिए एक और इक्वेशन और भी आप प्रूफ कर सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आराम से आप कर ही सकते हो। ठीक है, करें क्या, एक और करें, तो एक पेज और ऐड कर देता हूं मैं। ठीक है, सो अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है सर, d2x बाई डी टी स्क्वायर, क्या यही होता है। सो पहली बार अगर अपन करेंगे तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, d बाई डी टी ऑफ dx बाई डी टी लिख सकता हूं। सो dt उधर चला जाएगा, dx बाई डी टी यहीं पे ही है, तो वो क्या हो जाएगा, a डी टी इक्वल्स टू dx बाई डी टी का d। दोनों तरफ आपने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ तक, 0 से t, और यहाँ पर भी आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, q से v जो भी है आपकी, तो अभी सिर्फ dx बाई डी टी ही रखते हैं। तो यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा, dx बाई डी टी आपके पास निकल के आया a t। अगेन आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो dx बराबर a t dt, और यहाँ पे आपके पास आना चाहिए एक चीज, क्या आपने इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लिया। तो यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आना चाहिए आपके पास, इंटीग्रेट करने के बाद में dx बाई डी टी जो कि हमारा फाइनल वेलोसिटी है माइनस u, तो ये u उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके साथ में और कौन रहेगा, u रहेगा और dt। x का इंटीग्रेशन 0 से s, t का इंटीग्रेशन 0 से t, तो s माइनस 0 इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन निकल के आई हमारे पास s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन को आप एक और तरीके से लिख सकते हो, v dv बाई dx। तो यहाँ से जब आप इंटीग्रेट करोगे तो dx उधर गया, इक्वल्स टू v dv, बोथ साइड इंटीग्रेट, तो क्या आ गया आपके पास, v स्क्वायर बाई 2, लिमिट u से v, ax लिमिट 0 से s, so v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू as, so v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीनों इक्वेशन प्रूफ हो गई डिफरेंशिएशन से। तो इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ मोशन को याद भी रख सकते हो, और नहीं याद रहता है तो आप इजीली प्रूफ भी कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब चीजों के बाद अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक, विच इज प्रोजेक्टाइल मोशन। सो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है सर, तो मैं आपको दो सिनेरियो बताऊंगा। पहला एक आइडियल सिनेरियो जो हम यूजुअली यूज करते हैं क्वेश्चंस के अंदर,
और एक है हमारा एक्चुअल रियल लाइफ के अंदर। तो एक बात बताइए, जब आप किसी कंकर को फेंकते हो तो इन्वायरमेंट के अंदर हवा गायब हो जाती है क्या? इन रियल लाइफ नहीं होती है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं हवा भी अपने कंकर के पाथ में आ रही होगी और उसके अंदर कुछ ना कुछ वो क्या कर रही होगी, डिफ्लेक्शन कर रही होगी, या फिर उसकी जो रेंज जानी चाहिए, जो उसका पाथ होना चाहिए, वो फॉलो नहीं कर पाएगी। तो यही चीज है। तो देखो आपके पास दो केसेस है, वन इज एक्चुअल केस, तो इसको एक्चुअल नहीं बोलते हैं अपन, ये आपका आइडियल केस है। आपने एक कंकर को फेंका, आपने एक बॉल को फेंका एट एन एंगल थीटा, वेलोसिटी कितनी है v नॉट। सो ये क्या करेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जाएगी इन केस अगर ये आइडियल है। आइडियल मतलब क्या, आपके पास कोई विंड फ्लो नहीं कर रही है, बट जनरली ऐसा क्या होता है कि हवा रहती है, तो इस वजह से इसका पाथ क्या होता है, ये न रह के ऐसा कुछ होता है। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअल पाथ। बट हम आइडियल केस मानते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर अपन क्या मानते हैं कि विंड फ्लो नहीं कर रही है, जिसकी वजह से अपन इसको कंसिडर कर सकते हैं आराम से। तो आप आराम से एक सिनेरियो कंसिडर कर सकते हो, एक एक्सपेरिमेंट है ये, क्या कि अगर मान लीजिए हवा चल रही है, सो विंड फ्लो हो रही है, उसकी वजह से क्या होगा, एक ड्रैग फोर्स लगेगा बॉल के ऊपर। तो मान लीजिए ड्रैग फोर्स जो लेते हैं अपन, वो क्या लेते हैं, F इक्वल्स टू माइनस BV², ये लेते हैं। सो अगर ये ड्रैग फोर्स लग रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जाना चाहिए था यहाँ पे, मगर इससे पहले ही आके गिर जाएगा। सो अगर अपन कुछ इनकी वैल्यूज लें, लेट्स से बी की वैल्यू अपन लेते हैं 0.01, इनिशियल वेलोसिटी जो अपन ने दी है यहाँ से फेंकते टाइम, मान लीजिए वो 30 मीटर पर सेकेंड है, और एंगल अगर मैं बोलूँ कि वो 21 डिग्री है, तो ऐसा देखा गया कि इन सब कैलकुलेशन के बाद जो एक्चुअल पाथ होना चाहिए था, मान लीजिए यहाँ तक जा रहा था 100 मीटर, एज्यूम कीजिए अगर हवा नहीं होती, हवा नहीं चल रही होती, तो इसका पाथ ऐसा होता और ये 100 मीटर की रेंज कवर अप करता। बट क्योंकि विंड फ्लो हो रही है तो एक ड्रैग फोर्स लग रहा हो इसके ऊपर। ड्रैग फोर्स क्या होता है, F इक्वल्स टू माइनस BV²। माइनस क्या बता रहा है कि ये अपने जाने वाली वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट लग रहा होगा, इसलिए इसको ड्रैग बोल रहे हैं। ठीक है, सो अगर B की वैल्यू 0.01 है, V नॉट जो कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, स्पीड है, वो कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, और आपका एंगल जो है वो 21 डिग्री है, तो ये देखा गया कि ये अपने 100 मीटर से पहले ही गिर जाती है। और कितना पहले गिर जाती है, 71.7 मीटर। या आप ऐसा कह सकते हो, अगर ये यहां से यहां तक जा रही थी D डिस्टेंस तक, तो अब D डिस्टेंस का 71.7% ही ट्रेवल कर रही है। समझ में आया, एक आइडियल केस और रियल लाइफ के अंदर क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं, ये आपको सोचना आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीजों को लेके आइजर TFR के अंदर आपसे इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेरा केस में बताता हूँ आपको, मुझे क्या बोला गया था कि आप जब नहाने जाते हो बाथरूम के अंदर, तो जो टैप होती है, वो टैप के अंदर जो पानी फ्लो होता है, ठीक है, तो टैप के अंदर जो पानी फ्लो होता है वो ऐसे, अगर मान लीजिए थोड़ा सा बंद करती है और हल्का सा खुला छोड़ रहे हैं, तो पानी की धार जाती है ऐसी कैसी, तो पानी की धार कुछ ऐसे रहती है, ऊपर से बड़ी और नीचे आती जाती है तो छोटी होती जाती है। तो मुझसे सवाल पूछा कि इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, कि ये ऊपर तो बड़ी है और नीचे पतली है, ऐसा क्यों? सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, देखते हैं आप इसको कैसे सोचते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के रियल लाइफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वहां इंटरव्यू के अंदर। सो मैं चाहता हूं कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन को भी आइडियल केस ना मान के रियल लाइफ के अंदर, एक्चुअल पाथ के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं वो आप सोचें, तभी आपका एज अ रिसर्चर वाला माइंडसेट काम करेगा। समझ में आई बात? ओके, तो चलिए अपन प्रोजेक्टाइल मोशन को आइडियल केस वाला ही कंसिडर करके कैलकुलेशन करेंगे। तो कैसे करना है, पहला काम डीकंपोज वेलोसिटी वेक्टर, जो भी हमारा वेलोसिटी वेक्टर है इसको डीकंपोज करना है एक्स और वाई के डायरेक्शन के अंदर, पहला काम हो गया। फिर फोर्स के डायग्राम बनाने हैं कि एक्स डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है क्या, वाई डायरेक्शन के अंदर इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है क्या, उन दोनों को बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम जिसे अपन बोलते हैं, कि बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबको ड्रॉ करो।
और फिर इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या समझ में आया प्रोजेक्टाइल मोशन अपन कैसे पढ़ने वाले हैं? फिर से डिकम्पोज करना है वेलोसिटी वेक्टर को, फिर फोर्स डायग्राम बनाने और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी। तो हम क्या क्या कैलकुलेट करेंगे एक प्रोजेक्टाइल के अंदर? पहली चीज टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा मैक्सिमम हाइट, तीसरी रेंज और इक्वेशन ऑफ मोशन। चारों के बारे में बताता हूं क्या क्या है। तो यहां से यहां तक गया तो फेंकने टाइम और नीचे टच करते टाइम, इसको टोटल हवा में रहते हुए कितना टाइम बीता, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरी चीज, यहां से यहां गया तो इसका पाथ कैसा है, पैराबोलिक। सो पैराबोलिक पाथ है तो ये जो मैक्सिमम हाइट ये अटेन करेगा, मैक्सिमम हाइट जो ये अटेम्प्ट करेगा, वो मैक्सिमम हाइट को अपन बोलते हैं एच मैक्सिमम। तो दूसरी चीज वो अपन कैलकुलेट करेंगे। तीसरी चीज कि आपने यहां से बॉल को फेंका तो ये जहां पे टच करके आई नीचे गिरी, यहां से यहां तक की इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड रेंज। तो आपको तीसरा काम क्या करना है, रेंज फाइंड आउट करना है। चौथी, ये जो पाथ फॉलो कर रही है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको पैराबोलिक है, इसकी आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है कि आखिर एक्चुअल में क्या ये पैराबोलिक फॉलो कर रही है। ये तो आपने बोल दिया सर, बट हमें तो प्रूफ करके बताइए मैथमेटिकली। सो अपने पास पैराबोलिक की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax या एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। तो इस टाइप की अपने को इक्वेशन यहाँ पे लानी पड़ेगी, तब जाके मैं सेटिस्फाई होऊंगा कि हाँ सर प्रोजेक्टाइल मोशन है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, आपके पास रेंज है, मैक्सिमम हाइट है, और आपने जो बताया है कि इसका पाथ पैराबोलिक होगा, तो वो सच में हो रहा है। क्या क्लैरिटी हुई? जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पता चला आपको? चलिए फिर स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं, ठीक है। सो पहला काम क्या है अपना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। तो जस्ट वेट एंड वॉच, टाइम ऑफ फ्लाइट। मैं एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूं। यहां से आपने बॉल को फेंका, ये बॉल ट्रेवल करके यहां तक गई, दिस इज आवर पैराबोला, दिस इज आवर ग्राउंड। तो मान लीजिए इसको हमने किस एंगल पे फेंका है, थीटा एंगल, जो कि कहां से है, ग्राउंड से। तो ग्राउंड से ये हमारा एंगल कितना हो गया, थीटा डिग्री। और इसकी जो वेलोसिटी है, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी है तो अपन u नोटिफिकेशन दे देते हैं इसको, ठीक है। सो u के अपन को पहला काम क्या करना है, डीकम्पोज करना है, मतलब इसके कंपोनेंट निकालने। तो देखा जाए तो अपने पास दो कंपोनेंट होंगे इसके, एक है ये हमारी x डायरेक्शन, एक है हमारी y डायरेक्शन। सो u का x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा, और y डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, u sin थीटा। क्लियर, पहला काम डन। अब मान लीजिए ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, और ये जो चेंज है वेलोसिटी का, ये दोनों डायरेक्शन में कौन करवा रहा है, यही अपने को पकड़ना है। तो देखो इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही होगी नीचे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। क्या एक्स डायरेक्शन के अंदर कोई फोर्स लग रहा है, नहीं, वहां तो कोई फोर्स नहीं है। ऊपर से मैं तो अब ये भी कह रहा हूं कि नो एयर नो विंड, इसका मतलब ड्रैग फोर्स के होने का भी कोई सवाल नहीं, तो ड्रैग फोर्स भी नहीं है। दूसरा, आपके पास जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो फोर्स डायग्राम बन गया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या चीज बोलूं कि मुझे बताइए सर vx x डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी कितनी, तो आप बोलोगे u cos थीटा when t इक्वल्स टू 0, vy कितना, u sin थीटा, ओके। और ax कितना, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या, नहीं सर, तो 0। ay कितना, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो g लूंगा या माइनस g लूंगा, माइनस g। क्या क्लियर हुआ? ठीक है सर। अब क्या करना है अपने को, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो मुझे आप थोड़ा सा दिमाग में सोचिएगा, थोड़ा सा दिमाग में सोचने के बाद ये आप जवाब दीजिए, अगर मैं यहां से इसको फेंका तो ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, सो वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जस्ट सोचिए, वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। वाई डायरेक्शन में ये उठा, ऊपर गया,
मैक्सिमम हाइट को टच किया, वापस नीचे आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना और डिस्टेंस कितनी? क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है? नहीं सर, डिस्टेंस तो है ये पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहां से यहां तक के इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, वाई डायरेक्शन में। ये एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, इसको और इसको दोनों चीजें डिफरेंट है। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0, एस वाई इक्वल्स टू 0। तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ वाई डायरेक्शन में? बिल्कुल लगा सकते हैं सर। एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए? यहां से यहां तक गया, इसमें जो भी टाइम लगा वो टाइम बता दीजिए। सो एस वाई कितना अपना 0, यू वाई कितना अपना देख लीजिए, यू साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी प्लस हाफ ए वाई कितना माइनस का जी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना टी का स्क्वायर। सो यहां से 0 हो गया था, इन दोनों को इधर ले गए। सो यू साइन थीटा इंटू टी इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। एक टी से एक टी बच गया, तो यहां से टी अपने पास जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट है, दैट इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन में जी। तो ये है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। यहीं पे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या ये मैक्सिमम पॉइंट इस पूरे कर्व को दो भागों में डिवाइड करा है, सिमेट्रिक दो भागों में? तो अगर मैं यहीं से आपसे पूछ लूं कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा होगा, तो कोई जवाब दे सकता है? सर पूरा ये सिमेट्रिक है, यहां से यहां तक का आधा, यहां से यहां तक का आधा, आधा और आधा मिलके पूरा बन गया। सो अगर मुझे पूरा पता है तो आधा मैं बता सकता हूं इसका आधा करके। सो एच मैक्सिमम तक जाने का समय कितना है सर? t/2। कितना हो गया? u साइन थीटा अपॉन में। क्लियर है जी? यहां तक की बात है क्लियर एकदम? चलिए नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अब क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद में क्या, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। दूसरा क्या है अपने पास? मैक्सिमम हाइट। जो हमारी मैक्सिमम हाइट अपन ने टच करी है, अचीव करी है, वो कैलकुलेट कीजिए सर। मेरे को 1 मिनट दीजिएगा, मैं चार्ज लगा लेता हूँ। ओके चलिए, तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करना है? मुझे जाना है यहां से लेके यहां तक। टाइम कितना लगेगा? t/2। डिस्टेंस नहीं निकालनी, मेरे को वाई डायरेक्शन में हाइट निकालनी है। सो एस वाई लगाऊंगा, एस वाई फॉर t/2 तक, क्योंकि t/2 टाइम के अंदर मैं मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाऊंगा। सो मुझे वो मैक्सिमम हाइट ही निकालनी है। सो एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। पुट करें वैल्यू, एस वाई मेरा एच मैक्सिमम, यू वाई कितना, अगेन इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, टी की जगह क्या पुट करूंगा? t/2। t/2 क्या है मेरा? यू साइन थीटा अपॉन में जी। चेक कीजिए एक बार वापस से, ये रहा अपना t, डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या है? यू साइन थीटा। तो यू साइन थीटा अपॉन में जी हो गया, प्लस हाफ ए वाई कितना माइनस का जी, और टी स्क्वायर मतलब यू साइन थीटा अपॉन में जी का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो दिस इज द एच मैक्सिमम। क्या डन है जी? सो दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर एच मैक्सिमम। दूसरा काम डन। तीसरा काम क्या? ये जो यहां से यहां तक गया, एक्स डायरेक्शन के अंदर जो भी इसका सेपरेशन आया इनिशियल से फाइनल पॉइंट के अंदर, दिस इज कॉल्ड रेंज। रेंज की वैल्यू कैसे निकालोगे? आसान। देखो, रेंज निकालने के लिए क्या मुझे आधा टाइम चाहिए या पूरा टाइम चाहिए? सर आपको पूरा टाइम चाहिए, क्योंकि मुझे यहां से यहां तक गिरना है। सो टाइम कितना? कैपिटल टी, जो कि कितना है अपने पास? 2u साइन थीटा अपॉन में जी। सो रेंज के लिए देखिएगा, आप कंसेप्ट समझिएगा। एक्स डायरेक्शन में मोशन करने के लिए क्या कोई एक्सेलरेशन है? नहीं। तो अगर मैं
एक्स डायरेक्शन में एस एक्स लगाऊं, एस एक्स मेरा क्या होगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ए एक्स आपका क्या है, 0, तो ये वाली टर्म तो गई। एस एक्स मेरा क्या है, रेंज, एक्स डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट। यू एक्स कितना है, एक्स डायरेक्शन के अंदर इनिशियल स्पीड। देखिए एक्स डायरेक्शन के अंदर कितनी है, यू साइन थीटा, यू कोस थीटा, तो यहाँ पुट करूंगा मैं यू कॉस थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लूंगा, t/2 या t, क्योंकि सर मुझे पूरा पाथ कवर अप करना है, तो मैं t/2 तो ले नहीं सकता, मुझे t लेना पड़ेगा। तो मैं क्या लूंगा, 2u साइन थीटा अपॉन में g। तो यहाँ से रेंज कितनी निकल के आ गई भैया, रेंज निकल के आई है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी। कई बुक में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ये कैसे लिखा सर, मुझे पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। सो इस फॉर्मूले से मैंने रेंज भी निकाल ली। डन। सो यहां तक अपनी सारी बातें कवर अप हो गई, ठीक है जी। चलिए अब एक सवाल करते हैं, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर भी आएंगे कि इसकी जो पाथ है वो पैराबोला होता है, ये कैसे आप डिराइव करोगे उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। पहले एक अच्छा सा सवाल करेंगे। सो आई गेस ये ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही अच्छे लेवल का सवाल है तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए सवाल रीड आउट कीजिए। ए पर्सन थ्रो ए स्टोन एट एन इनिशियल एंगल ऑफ 45 डिग्री from the horizontal with an initial speed of 20 मीटर पर सेकेंड। क्या बताया सर, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल के ऊपर एक पत्थर को फेंका और उसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। डन सर, यहां तक की बात की। द पॉइंट ऑफ रिलीज ऑफ द स्टोन इज एट हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। क्या बोल रहा है, आपने कंकर फेंका, मान लिया 45 डिग्री के ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, बट ये जो आपने पोजीशन फेंकी है ये पोजीशन ग्राउंड से कितनी है, 2 मीटर की हाइट के ऊपर। तो आपका ग्राउंड कहाँ शिफ्ट है अभी, यहाँ पे। क्या सवाल की लैंग्वेज समझ में आई, मतलब 2 मीटर का एक आदमी, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये 2 मीटर का आदमी है, इसने अपने हाथ से कंकर को फेंका, तो आप ऑब्वियस है कि वो कंकर को फेंकेगा तो ये इस एंगल पे फेंकेगा और इसकी हाइट 2 मीटर ऊपर से होते हुए जाएगी। तो अब आपका कंकर कैसे जा रहा होगा, जस्ट थिंक, इस तरीके से जाते हुए और ये नीचे जाके गिरेगा, ठीक है। तो अगर मैं अपना ग्राउंड यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करूँ तो यहाँ से यहाँ तक का इसका पाथ कैसा है, पैराबोला, और उसके बाद ये और नीचे जाएगा। डन है जी। अब सवाल पढ़ते हैं। तो ये 2 मीटर की अबव हाइट है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक द स्टोन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी। पहली चीज आपसे क्या पूछी, ये जो हाईएस्ट पॉइंट टच किया है इसने, ये हाईएस्ट पॉइंट टच करने में इसको कितना टाइम लगा, यही चीज है। हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम डज द स्टोन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन में g, ठीक है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको क्या करना है, h मैक्सिमम तक पहुंचने का निकालना है, इसका मतलब इसका आधा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा आपका, h मैक्सिमम तक टच करने के लिए, सो टाइम टू रीच h मैक्सिमम वुड बी t/2। ये कितना आ गया, u साइन थीटा अपॉन में g। u कितना 20, साइन एंगल कितना 45, और g आप मान सकते हो, कुछ अगर मेंशन नहीं है तो 10 मान लीजिए। तो यहाँ से आपके पास आ गया 2 डिवाइडेड बाई √2 यानी √2 सेकेंड, ठीक है जी। तो यहाँ से आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब आगे आगे सवाल में क्या पूछा है, व्हाट वाज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन। मैक्सिमम वर्टिकल, तो मैं थोड़ा सा आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के बारे में बता देता हूँ। दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल।
तो मैक्सिमम पूछा, इसका मतलब एच मैक्सिमम की बात कर रहा है, बट आपका एच मैक्सिमम तो जिस जगह से आप फेंकते हो वो होता है, बट सवाल में आपसे पूछा है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन, तो ग्राउंड से आप बताओगे तो उसमें 2 मीटर ऐड कर दें। तो एच मैक्सिमम कैसे निकालोगे? एच मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो ये यहाँ पे लगाएंगे, सो एच मैक्सिमम, एक और पेज ऐड कर देते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, दिस इज योर एच मैक्सिमम। तो ये आपका बी पार्ट, तो u कितना 20, इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री और 2 इंटू 10, तो कितना हो गया सर 400 इंटू 1/2 इंटू 1/20। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो 10 मीटर आ गया। बट ग्राउंड से हाइट कितनी होगी उसकी मैक्सिमम पॉइंट की, 10 + 2 यानी 12। क्लियर है जी? ये सवाल और एडवांस लेवल पे भी जा सकता है। अगर आपसे ये पूछूं मैं कि ये बताइए कि जो आपने स्टोन फेंका, उस फेंके हुए स्टोन की इस पोजीशन से डिस्टेंस कितनी है, अगर आपसे ये पूछा जाता तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का तो आपको पता है, बट यहाँ से यहाँ तक का आपको नहीं पता। तो इसके लिए आप क्या करोगे, रिवर्स प्रोजेक्टाइल करोगे। तो यहाँ से आपने फेंका पत्थर को इस एंगल के ऊपर, 45 डिग्री के एंगल के ऊपर, तो उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक की रेंज निकालनी है। ये आप कर सकते हो, आराम से घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बाकी इसको मैं एज ए असाइनमेंट भी दूंगा, तो असाइनमेंट के अंदर उसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा ग्रुप के ऊपर, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। तो जल्दी से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जो नए हैं, जिनका ये पहला लेक्चर है, जिन्हें पता नहीं है टेलीग्राम ग्रुप भी है हमारा। तो फिजिक्स तड़का IIT जेम जेस्ट TFR करके एक टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी ही वहाँ पे असाइनमेंट मिलेंगे 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन के। ठीक है, मोशन इन 1D और 2D के असाइनमेंट दूंगा। तो 5 क्वेश्चन दूंगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा उनको अच्छे से और सॉल्व कीजिएगा। डन है? प्रोजेक्टाइल मोशन एकदम क्लियर, तीनों चीजें, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और एच मैक्सिमम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या है, ए प्रोजेक्टाइल इज फिक्स्ड ए फायर्ड फ्रॉम द ओरिजिन O एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल at the highest point P of its trajectory, the radial and transverse component of its acceleration in terms of gravitational acceleration Gr। तो मैं थोड़ा सा पहले इसके पीछे का प्रीफेस आपको दूंगा। ये सवाल जेम के अंदर आया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा प्रीफेस दूंगा कि सर आखिर ये पूछना क्या जा रहा है। यहाँ पे जो 2 टर्म आए हैं रेडियल और ट्रांसवर्स, वो क्या है? ठीक है, सो बी रेडी। चलिए, तो मैं आपको पोलर कोऑर्डिनेट में लेके जाता हूँ। पहले मैं ऑलरेडी इसको MP के अंदर पढ़ा चुका हूँ, मैथमेटिकल फिजिक्स के कोर्स में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। तो आपके पास क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट होता है, 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, अपन ने 3 से 4 कोऑर्डिनेट पढ़े थे। 2 डायमेंशन के अंदर 2 ही होते हैं, एक तो आपका क्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और एक होता है आपका पोलर कोऑर्डिनेट। 3 डायमेंशन के अंदर 3 होते हैं, कौन कौन सा, कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। और भी होते हैं मल्टी डायमेंशन कोऑर्डिनेट, जो कि आपके किस में आते हैं, GTR में काम आते हैं, वो अपने को नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये I कैप डायरेक्शन होती है, ये J कैप डायरेक्शन होती है, बट पोलर के अंदर आपके पास क्या होते हैं, 2 कोऑर्डिनेट होते हैं। पोलर में आपके पास कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, R एंड थीटा। ठीक है, सो R क्या है, किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड R। और थीटा क्या है, X डायरेक्शन के साथ सबटेंड एंगल। तो एंगल आप हमेशा कैसे मेजर करोगे, X डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो मान लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन लिखते हैं R, थीटा। अब यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, वो इंपॉर्टेंट है। सो R की डायरेक्शन में ही हमारा क्या होता है, R कैप, और R कैप के परपेंडिकुलर ये होता है हमारे पास थीटा कैप। तो ये 2 कोऑर्डिनेट होते हैं। सो जिस तरीके से कार्टेशियन में हम लिखते हैं किसी का भी पोजीशन वेक्टर x I कैप प्लस y j कैप, पोलर के अंदर हम क्या लिखते हैं, r वेक्टर, या फिर r वेक्टर ना लिख के इसको p वेक्टर कर देते हैं। इसको p पॉइंट मान लीजिए, इसको o पॉइंट मान लीजिए, क्योंकि r अपन पोलर में भी यूज कर रहे हैं, तो OP।
ये हमारा एक पोजीशन वेक्टर है। सो ओपी वेक्टर इन पोलर कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं हम, आर आर कैप प्लस आर थीटा थीटा कैप। तो इस तरीके से लिखते हैं, जहां पे आर कैप आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, आई कैप जे कैप डायरेक्शन में। तो मान लीजिए ये आपने एक पैरेलल लाइन बनाई, क्या ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। सो आर कैप आप लिखोगे क्या, कॉस थीटा आई कैप और साइन थीटा जे कैप। सो आर कैप इज डिफाइंड एज कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। इसी का 90 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ थीटा कैप है। सो इसमें 90 ऐड करूंगा तो क्या होगा, माइनस का साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा जे कैप। तो ये आपके आर कैप थीटा कैप हो गए आई कैप जे कैप अंदर, ठीक है सर। मुझे क्या पूछे जा रहे हैं, मुझे पूछे जा रहे हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की पूछी जा रही है कि ये जो पोलर कोऑर्डिनेट है इसमें एक्सेलरेशन बताइए। तो उससे पहले वेलोसिटी तो पता करें। तो वेलोसिटी क्या होती है, अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो वो क्या आएगा, वेलोसिटी वेक्टर आएगा। दैट वुड बी dx बाई डी टी आई कैप प्लस dy बाई डी टी जे कैप। ये सेम काम अब आप पोलर कोऑर्डिनेट में करोगे, और मानोगे नहीं आप, इनसे बहुत भर भर के जेम के अंदर हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल ये फेवरेट है उनका। उनको क्या लगता है कि ये चीज बच्चों को समझ में तो आती नहीं है तो बच्चे इसमें गलती करेंगे, बट हम वो बच्चे नहीं है। हम आज ये चीज सीख कर ही जाएंगे। पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर चाहे वो कुछ भी आपसे पूछे, आपका सवाल गलत नहीं होगा अगर आज आपने ध्यान से इसको सीख लिया तो इस पे बहुत फोकस करके ध्यान देना। क्या, जैसे आपको वेलोसिटी वेक्टर पूछा तो आपने क्या किया, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया कार्टेशियन में। तो सेम काम अब आपको करना है किसमें, पोलर कोऑर्डिनेट। आपका क्या है, आपका वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर, इसका डी बाई डी टी कर दो। तो किया, सो यहाँ पे डी बाई डी टी किसका, आर आर कैप का प्लस डी बाई डी टी आर थीटा थीटा कैप का, ठीक है। सो यहां से आपने डेरिवेटिव किया तो देखो आपके पास दो वेरिएबल है, एक है आर और एक है आर कैप। सर आर कैप क्यों वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी पोजीशन चेंज होगी, क्या आर कैप की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। हाँ, यही डिफरेंस होता है पोलर और कार्टेशियन में। कार्टेशियन में आपकी आई कैप जे कैप फिक्स रहती है, बट पोलर कोऑर्डिनेट में आपका आर कैप थीटा कैप वेरी करता है, ठीक है। सो इसलिए ये दोनों आपकी वेरिएबल है। सो आप यहाँ पे u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाओगे। सो क्या होगा, ये आर डॉट आर कैप प्लस आर डी बाई डी टी आर कैप प्लस यहाँ पे आपके पास तीन वेरिएबल है। सो आपके पास तीन पार्टीशन होंगे, क्या क्या, आर डॉट थीटा थीटा कैप प्लस थीटा डॉट आर थीटा कैप प्लस आर थीटा डी बाई डी टी ऑफ थीटा कैप। डन है जी। चलिए अब इसके आगे क्या, मुझे अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहली चीज तो डी बाई डी टी ऑफ आर कैप कैसे निकालोगे। तो देखो आर कैप आपके पास दे रखा है, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो आर कैप आपका क्या है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। मुझे आई कैप जे कैप में नहीं जाना, बट मुझे ये देखना है कि आखिर इसका डेरिवेटिव किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। तो थीटा कैप क्या है आपका, माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये आपको विजिबल हो रहा है अच्छे से, हाँ। चलिए, सो जब मैंने इसका डेरिवेटिव किया, आर कैप की डायरेक्शन का डेरिवेटिव किया तो क्या आया, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का साइन थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, थीटा डॉट आई कैप प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस थीटा थीटा डॉट जे कैप। तो ध्यान से देखो, अगर मैं थीटा डॉट कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचा, माइनस का साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अरे रे 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 रे, ये तो कौन है, ये तो कौन है, कुछ गड़बड़ करी क्या। ओके, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास डी आर कैप बाई डी टी आपने किया तो ये आपके पास
थीटा कैप अपन ने कुछ गड़बड़ करा है शायद। थीटा कैप आपका क्या आना चाहिए, साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक मस्त लाइन बोलने वाला था, मैंने देखा अचानक से क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ किया है, कॉस थीटा। ठीक है, अरे 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 ये तो कौन निकला, ये तो आपका थीटा कैप निकला। तो ये क्या बन गया आपका, थीटा डॉट थीटा कैप। ठीक है, सो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि डी आर कैप बाई डी टी, ये आपका क्या है, थीटा डॉट थीटा कैप। सिमिलरली जब आप डी बाई डी टी ऑफ थीटा का कैप का निकालोगे, मतलब इसका डेरिवेटिव, तो वो क्या आएगा, साइन थीटा का क्या होगा, माइनस का कॉस थीटा। ये माइनस किसका है, इस वाले का है ना, ऑलरेडी साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा ही होता है। आई कैप प्लस कॉस थीटा का क्या होगा, माइनस का साइन थीटा जे कैप। और यहां से क्या आएगा, थीटा डॉट भी आएगा, थीटा डॉट। तो ये क्या बन गया, माइनस का थीटा डॉट आर कैप। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करें। तो जब आपने वैल्यूज पुट करी तो आपका वेलोसिटी वेक्टर क्या निकल के आया सर, आर डॉट आर कैप प्लस अगला टर्म क्या है, आर थीटा डॉट थीटा कैप, आर थीटा डॉट थीटा कैप। नेक्स्ट टर्म क्या है, आर डॉट थीटा थीटा कैप, तो प्लस में आर डॉट थीटा थीटा कैप। नेक्स्ट टर्म क्या है, आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। लास्ट टर्म आर थीटा और डी थीटा बाई डी टी क्या निकल के आया अपने पास, माइनस का थीटा डॉट आर कैप, माइनस का थीटा डॉट आर कैप। तो यहाँ से अगर आप आर कैप को सही रखोगे, तो आर कैप के साथ आपने सारे रखे, तो आपके पास आ गया आर डॉट माइनस आर थीटा थीटा डॉट प्लस थीटा कैप के साथ रखेंगे तो क्या आ गया, 2r थीटा डॉट प्लस आर डॉट थीटा थीटा के। तो दिस इज योर v वेक्टर। ठीक है, तो ये जो दो चीजें निकल के आई हैं, ये हैं आपके, एक बार वापस से चेक कर लेते हैं ना। हम्म, ठीक है, ओके, डन। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, अब निकालते हैं, अपन एक्सेलरेशन की बात करते हैं। आई गेस अपन ने कुछ गड़बड़ करी है यहाँ पे, लेट मी फिगर आउट। तो यहाँ पे एक अजम्पशन है, क्या, जब हम ये करते हैं तो उस केस में अपन आर को कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि ये वाली टर्म तो रहेगी, बट आर को कांस्टेंट कैसे मान सकते हैं। चलिए इसको एक बार वापस से देखते हैं। मैं आपको एक्सेलरेशन वाला बताता हूँ पहले, एक्सेलरेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट, बिकॉज ये आपका निकल के आना चाहिए था, वी वेक्टर जो है वो निकल के आना चाहिए था आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। ये कहीं ना कहीं से कट नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने साइन के अंदर कुछ गड़बड़ करी है। कहाँ गड़बड़ कर सकते हैं,
किसी जगह पे साइन के अंदर कुछ मिस्टेक करी है अपन। चलिए इसको फिगर आउट करते हैं अभी, है ना। तो ये आना चाहिए आपका वी वेक्टर। तो अगर मैं यहाँ से आपके पास पूछूं क्या कि एक्सेलरेशन क्या होगा, सो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डी वी वेक्टर बाई डी टी। तो यहाँ पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, सो डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट आर कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ आर थीटा डॉट थीटा कैप। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, u इंटू वी तरीके से आर डबल डॉट आर कैप प्लस आर डॉट डी आर कैप बाई डी टी प्लस आर डॉट थीटा कैप प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप प्लस आर थीटा डॉट डी थीटा कैप बाई डी टी। सारों की वैल्यू निकाल ही ली अपन ने, आर डबल डॉट आर कैप प्लस आर डॉट डी बाई डी टी ऑफ आर कैप। ये क्या है आपके पास, डी बाई माइनस का प्लस का थीटा डॉट थीटा कैप प्लस आर डॉट थीटा कैप प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप प्लस आर थीटा डॉट, एक मिनट, डी आर कैप बाई डी टी लिख दिया, ठीक है। और डी थीटा बाई डी टी क्या कितना था अपना, हाँ वो है माइनस का थीटा डॉट आर कैप, तो ये क्या बन गया सर, आर डबल डॉट आर कैप प्लस ये चीज़ और ये चीज़ सेम सेम है तो दोनों एडअप हो जाएंगे, 2 आर डॉट थीटा कैप, और क्या बचा, आर थीटा डबल डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप, और माइनस का क्या बचा, आर थीटा डॉट का स्क्वायर आर कैप। तो फाइनल जो आपका एक्सेलरेशन आया निकल के, दैट इज आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, दिस इज इन डायरेक्शन आर कैप प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप। तो यहाँ से बात निकल के आती है कौन सी, रेडियल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन की। सो जो आपका एक्सेलरेशन निकला है क्या है सर, वो एक्सेलरेशन आपका निकला है रेडियल पोलर फॉर्म में, इज इक्वल्स टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इन डायरेक्शन ऑफ आर कैप प्लस इसके साथ क्या है, 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर थीटा कैप। So this is called radial acceleration and this is called transverse acceleration। ठीक है जी, अब सवाल के ऊपर चलते हैं। आपका सवाल क्या बोल रहा है, A projectile is fired from origin O at an angle of 45 degree from the horizontal at the highest point P of its trajectory. The radial and transverse component of its acceleration in terms of gravitational acceleration g are। सवाल पढ़ा, देखो क्या बोल रहा है, एक प्रोजेक्टाइल फेंका अपन ने एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, इसके हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, ऐसा क्या, एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, ये रहा इसका हाईएस्ट पॉइंट। द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, तो आप कंपोनेंट कहाँ से लिखोगे, यहाँ से, सॉरी, तो यहाँ से इसको मिलाने वाला पॉइंट ये रहा, तो इसकी रेडियल डायरेक्शन हो गई ये, तो यहाँ से इसकी रेडियल और ट्रांसफर डायरेक्शन किस चीज़ की, एक्सेलरेशन की। सो एक्सेलरेशन तो प्रोजेक्टाइल में सिर्फ एक ही होता है जिसका नाम है जी, तो ये आपका जी है। आपको क्या फिगर आउट करना है कि आर केप और थीटा केप डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, दिस इज आवर क्वेश्चन। तो मैंने आपको बता दिया रेडियल और ट्रांसवर्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पे निकालते हैं कि आखिर आर केप डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है और थीटा केप डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन। तो देखो, अगर मैं कहूँ, पहली चीज आपको क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहां से यहां तक का एंगल मान लीजिए फाई है। ध्यान रखना, ये जो फेंकने वाला एंगल है और ये वाला एंगल दोनों डिफरेंट है। दिस इज ओवर थीटा बट दिस इज ओवर फाई। और ये फाई कैसे निकालेंगे अपन, एच मैक्सिमम और रेंज का आधा, इन दोनों के रेशियो से।
तो 10 फाई क्या होगा, H मैक्सिमम अपॉन में R/2, यानी 2H मैक्सिमम अपॉन में R। अब यहाँ से आपको कुछ फॉर्मूलेज याद रहने चाहिए टिप्स पे। तो 10 फाई इक्वल्स टू H मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या था सर, H मैक्सिमम इज इक्वल्स टू U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2G। तो U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2G, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाई रेंज। रेंज का क्या फॉर्मूला था, रेंज का फॉर्मूला था हमारे पास U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में G। तो यहाँ से आप रेंज का फॉर्मूला रखोगे U स्क्वायर साइन 2 थीटा को खोल दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में 2G। 2G था, G था, G था, ठीक है। सो U स्क्वायर से U स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, G से ये G कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बचा अपने पास, सिर्फ टेन थीटा 1/2 के, ठीक है। सो टेन थीटा कितना है, टेन थीटा अपने पास क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी है 45। तो 10/45 कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 कितना आ गया आपके पास, 10 इनवर्स 1/2 आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ से आप क्या करोगे, 5 मिल गया, तो इस डायरेक्शन में जो भी एंगल होगा वो होगा हमारा 5। तो यहाँ से अगर मैं G का 2 कंपोनेंट करूँ अलोंग दीज डायरेक्शन, कौन कौन सी, एक ये वाली डायरेक्शन जो कि थीटा कैप के बिल्कुल अपोजिट है, और एक ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। सो G के 2 कंपोनेंट करेंगे। सो पहले देखते हैं कि एंगल कहाँ आएगा। सो ये अगर 5 है, सो ये कितना होगा 90 माइनस 5, तो ये वाला कितना होगा 5। सो G के 2 कंपोनेंट कर रहा हूँ अब मैं, है ना। तो G का एक कंपोनेंट हो गया इधर G cos 5, और ये कितना हो गया G sin 5। सो रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा, -G sin 5 आर कैप, और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वो कितना होगा -G cos 5 थीटा कैप, क्योंकि ये थीटा कैप के अपोजिट है, ये आर कैप के अपोजिट है। एक्सेलरेशन बताना है आपको तो उसी की डायरेक्शन में बताओगे ना, तो नेगेटिव साइन आ गया। अब साइन 5 और cos 5 की वैल्यू निकाल ही सकते हो आप, क्योंकि आपको tan 5 पता है। तो अगर tan 5 आपका कितना है 1/2, तो sin 5 कितना होगा सर 1 डिवाइडेड बाई 415, और cos 5 कितना होगा आपका 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो वैल्यूज पुट करी, तो यहाँ से रेडियल आपका कितना आया, ए रेडियल इट इज इक्वल्स टू माइनस का G/√5 आर कैप, और ए थीटा कितना आ गया आपके पास माइनस का 2G/√5 थीटा कैप। ऑप्शन देखिए, माइनस का G/√5 और 2G बाई, बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट डालिएगा, ठीक है। चलिए और एक अच्छा सवाल करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो अपन मिस करें, इसको फिर से देखते हैं ना, इसको नोट कीजिएगा अभी। बाकी ये एक्सेलरेशन वाला सही है, आपका फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो ये आना चाहिए वेलोसिटी वेक्टर का। यहाँ कहीं ना कहीं अपन ने कुछ स्टेप मिस किया है, देखते हैं इसको, देखते हैं ना। बाकी यहाँ से आपका सही है, ये वाला एक्सप्रेशन सही है, ये वाला एक्सप्रेशन भी सही है, ठीक है। चलिए एक और सवाल करते हैं, ठीक है, ये वाला सवाल करते हैं। ये थोड़ा, ये आप होमवर्क भी कर सकते हो, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है। एक आसान सा सवाल देखते हैं। इफ H हैज़ अ प्लैंक कांस्टेंट, ये आपका यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल है। मैंने आपको बोला था कि यूनिट एंड डायमेंशन में नहीं पढ़ाऊंगा, वेक्टर में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ वेक्टर। तो बाकी यूनिट एंड डायमेंशन आप खुद से कर सकते हैं, तो उसी की प्रैक्टिस के लिए ये सवाल है, ठीक है। सो क्या है सवाल, इफ H हैज़ अ प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट पता है सबको, कहाँ आया था, E बराबर H न्यू आया था। तो क्या यहाँ से आप H की यूनिट बता सकते हो, हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं, जूल सेकेंड,
दिस इज द यूनिट ऑफ एच, ठीक है। दूसरी चीज सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी ये न्यूटन वाला है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, आपसे क्या पूछा है इनमें से कौन सी क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो लेंथ वाली डायमेंशन है, क्योंकि लेंथ की डायमेंशन होती क्या होती है मीटर, तो वो डायमेंशन इनमें से किसकी है, डायमेंशन एल होती है, यूनिट है वो तो, ठीक है। चलिए तो वैल्यूज पुट करके देखना पड़ेगा, ये तो हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है। तो यहाँ से एच की यूनिट क्या है, तो एच की डायमेंशन में लिख देता हूँ एम एल टी -2, और यहाँ से आपका सेकेंड भी आ गया तो टी, क्या यही होती है फोर्स ml² ml2, ठीक है। तो यहाँ से इसकी डायमेंशन कितनी आ गई ml² t-1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एच। फिर क्या है सी की डायमेंशन क्या होती है मीटर पर सेकेंड, मतलब कितना एम नहीं आएगा LT-1। फिर बात करते हैं जी की डायमेंशन। तो जी मेरे को कैसे याद रहता है, मुझे फोर्स का फॉर्मूला पता है, F इक्वल्स टू क्या होता है G m1m2 डिवाइडेड बाई r², और फोर्स की यूनिट मेरे को पता है mLT-2 डायमेंशन इंटू L² अपॉन में m2, ये आपका जी का डायमेंशन हो गई। जी का डायमेंशन कितना गया m-1 L³ t-2, यही है यस। तो इन सब वैल्यूज को अगर आप पुट करोगे और पुट करके हिट एंड ट्रायल से आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो मैं पहले ही से ही लिख देता हूँ सारी वैल्यूज को। तो एच के लिए डायमेंशन कितनी है, एच की डायमेंशन आपके पास है ml2 t-1, ठीक है। सी की डायमेंशन कितनी है LT-1, और आपके पास जो जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी डायमेंशन कितनी है m-1 L³ t-2। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं फिर से। E बराबर एच नहीं होता है, H बराबर ई बाई न्यू हो गया। सो एनर्जी क्या होती है वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो mL/t-2 इंटू एल, तो mL/t-2 हो गया। इसमें t को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया mL/t-1, करेक्ट। c क्या है स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड LT-1, करेक्ट। g क्या है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, F बराबर G m1m2 अपॉन में r², सो g बराबर क्या होगा FR² अपॉन में m1m2। F क्या है फोर्स क्या है ma mLT-2 L² अपॉन में m2, ठीक है। तो यहाँ से m-1 L³ t-2, परफेक्ट, बिल्कुल सही। सो ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए क्या है सर Hg अपॉन में c², Hg अपॉन में c²। चलो H की डायमेंशन पुट करी ml2 t-1, G की डायमेंशन पुट करी m-1 L³ t-2, c² मतलब L2 t-2। सो यहाँ से देखा जाए तो t-2 से t-2 कट गया, m-1 से m कट गया, और बचा क्या L⁵ डिवाइडेड बाई 2 यानी L⁵ t-1। तो ये तो डायमेंशन नहीं है लेंथ की, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। Hg अपॉन में c⁴, Hg अपॉन में c⁴, अगेन ml2 t-1 m-1 L3 t-2 डिवाइडेड बाई c⁴ मतलब L⁴ t⁻4। अगेन ये वाला भी मैच नहीं करेगा। सी ऑप्शन Hc अपॉन में g, तो यहाँ से H कितना अपने पास ml2 t-1, C कितना LT-1, G कितना m-1 L³ t-2। सो t-2 से t-2 कट गया, L³ से L³ कट गया, m-1 से बच गया, तो m² का स्क्वायर रूट यानी m। सो ये तो मास की आ गई, तो ऑप्शन ये तो गलत। डी ऑप्शन क्या है Hg अपॉन में c⁵। चलिए इसी को देख लेते हैं एक बार, ml2 t-1 सही है, LT-1 और G कितना है L³, ठीक है। तो L³ से L³ कट गया, तो यहाँ पे कोई L नहीं बचा, तो m² बचा, तो सिर्फ मास बचा है, ठीक है। ओके सो ये वाला ऑप्शन भी गलत, ये वाला ऑप्शन भी गलत, और ये वाला ऑप्शन भी गलत। बात करते हैं Hg अपॉन में c⁵ की। सो ml2 t-1
ये कितना है, m-1 L³ T-2 डिवाइडेड बाई C⁴ L5 T-5। तो अगेन यहाँ से T तो कैंसिल हो नहीं रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। तो बचा क्या फिर, सारे ऑप्शन गलत है क्या? लेट्स सी, वापस से देखते हैं। डायमेंशन सही है, Hg में C³ को भी चेक कर लेते हैं। ई ऑप्शन Hg C³, सो ml2T-1, G कितना है आपके पास, m-1 L³ T-2, C³ कितना है आपके पास, L³ T-3। सो यहाँ से m से m कट गया, L³ से L³ कट गया, T³ से ये कट गया, बचा क्या, L², और इसका स्क्वायर रूट है मतलब L। तो ऑप्शन ई आपका सही है, देख लीजिए। तो कभी कभी ऐसा भी कीजिएगा कि रैंडम उठा लीजिए करिए, नहीं तो आप 1 2 3 4 5 के ऊपर जाके आपका आंसर मैच कर रहा है, तो ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो सिमिलर वे में एक और सवाल ये है, ये सवाल आप ट्राई कीजिएगा। दिस इज HW, क्या है, द हैवीएस्ट पीबल ऑफ मास m that can be moved by a stream is known as proportional to some power of speed of power v, the density rho and the acceleration due to gravity g. Using dimension analysis we can conclude the m is proportional to। तो आपसे क्या पूछा है, मास जो है वो कुछ क्वांटिटीज के प्रोपोर्शनल है। सो पहली चीज पावर ऑफ स्पीड, तो v की पावर आप कुछ मान लीजिएगा, गामा या फिर n या फिर कुछ भी। तो आपको कैसे करना है, m इज प्रोपोर्शनल टू v की पावर n, v की पावर n, प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। तो मतलब इसकी भी पावर है, तो n m और g की पावर, इसको n m o मान लीजिए। तो डायमेंशन एनालिसिस से आपको n m o की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उससे आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन मैच करेगा। ये आप ट्राई कीजिएगा, दिस इज HW फॉर यू। ठीक है जी, और एक और सवाल आप कर सकते हैं, ये वाला भी डायमेंशन का ही है। लेट अस राइट डाउन द लैग्रेंजियन। ये लैग्रेंजियन अपन क्लासिकल मैकेनिक्स के एडवांस कोर्स में पढ़ेंगे। ऑफ सिस्टम एज ये दे रखा है, आपसे पूछा है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सी, सी की डायमेंशन आपसे पूछिए। तो देखो ये याद रखना कि हमेशा सेम डायमेंशन की चीजें ही, सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज ही ऐड एंड सब्सट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर इसका डायमेंशन मुझे पता है तो मुझे इसका भी डायमेंशन पता है, तो बाय कंपेयरिंग मैं सी की डायमेंशन निकाल सकता हूँ। सो होमवर्क है ये आपका HW। सो ये क्वेश्चन देने का फायदा ये है मेरे को कि आप इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे ढंग से तो आपका यूनिट एंड डायमेंशन भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, सो ये वाला सवाल भी कर सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, बाकी सवाल अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एक बार मैं ट्रांसवर्स और रेडियल वेलोसिटी का वापस से प्रूफ कराऊंगा, बाकी आप ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन का आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन आप कीजिएगा ट्राई। ठीक है, यहाँ से आपसे रेडियल फोर्स पूछा है। रेडियल फोर्स क्या होगा, F रेडियल इज m इंटू ए रेडियल। सो ए रेडियल का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्या होता है, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। तो यहाँ पे r का फॉर्मूला आपको दे रखा है, थीटा डबल डॉट आपका 0 हो जाएगा, तो r डॉट करके आपको आंसर निकालना है। सो ये F रेडियल आप करोगे HW। है जी, तो आज काफ़ी कुछ चीज़ें अपन ने पढ़ी है। सो आई होप आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी बचे हुए सवाल अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी मैं इनको एज ए असाइनमेंट भी दे दूंगा, तो आप आराम से क्लास में डिस्कस कर लेंगे अपन। ठीक है, एक और ये रहा, जैसे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज 0 देन व्हाट वुड बी द रिलेशन। तो अगर ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन 0 है तो एक्सेलरेशन क्या था, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन था हमारे पास ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, अगर ये 0 है
मतलब 2r.θ इज इक्वल्स टू 0, सो r θ का स्क्वायर, तो थीटा डॉट से ये कट गया, सो यहाँ से आपके पास बचा 2r इज इक्वल्स टू माइनस r θ, सो r क्या होता है dr/dt, और ये कितना है माइनस r dθ/dt, dt से dt कैंसिल, ऐसे कैंसिल नहीं होता है बट आप कर सकते हो, ठीक है। dr में r इक्वल्स टू dθ, इंटीग्रेट किया क्या आया ln r इक्वल्स टू थीटा, तो r इक्वल्स टू क्या आ गया e की पावर थीटा, सो r इज प्रोपोर्शनल टू e की पावर थीटा, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन आ जाएगा माइनस थीटा। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास r थीटा में रिलेशन कोई है नहीं ऑप्शन में, बट आपसे पूछा है कि ए आर किसके साथ रिलेट कर रहा है, तो ए आर क्या है रेडियल एक्सेलरेशन, तो आप उन रिलेशंस को यूज करके इनमें से एक ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ और सवाल भी कराने थे, थोड़ा समय की कमी रही है, काफ़ी सवाल कराने थे, तो नेक्स्ट क्लास में इन सारे सवालों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल है, सारे PYQs हैं, अच्छी अच्छी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आप इनको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हैं, इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सबके। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको आज का लेक्चर थोड़ा फ्रूटफुल लगा होगा, ठीक है। तो मैकेनिक्स का कोर्स है तो देखो थ्योरी कम और क्वेश्चन ज़्यादा, क्योंकि मैकेनिक्स सीखते ही आप किससे हो क्वेश्चन से सीखते हो, तो ये थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। अब आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने को मिलेगी, ठीक है, तो बहुत मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अगर सेशन थोड़ा फ्रूटफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर जिनका ये पहला क्लास है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, सी यू, टाटा, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट।